फर्स्ट पेपर वैसे देखा जाए तो कॉमर्स वालों के लिए तो मैं कहता हूँ बस टीचिंग अच्छी थी क्योंकि मैंने आपसे पढ़ा था, मेरे आपके नोट्स थे और जैसे बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चंस थे कुछ। हाँ, Good morning and Jai Hind. I welcome you all. Okay, let's begin today's one of the best day ever in our life. Okay, आज का दिन एक बेहतरीन है इसलिए कि हमारी जिंदगी में पहली बार आया है. I always tell you that every day is new, every moment is new. All the time you have to realize it. All the things happening in our life is new, fresh, and everything is fine. Okay, so with these positive thoughts, let's begin today's class. And Filler family is committed to is completely committed for your success, and we are trying to give you the best content. Go for revision multiple times, watch recorded classes, and soon we are going to upload the MCQs also. Okay, बहुत सारे आपको MCQs मिलने वाले हैं. Sorry. चलिए. So dear students, the journey of your UGC NET JRF definitely going to complete, definitely going to get success with us. Okay, so with this positive thoughts, let's begin today's class. And today we are going to discuss about Oscar Wilde and other writers. Okay. Okay, so am I right? Am I audible? Everything is fine. चलिए, आज की हम शुरुआत करते हैं ऑस्कर वाइल्ड के साथ में. और ऑस्कर वाइल्ड जो है, ये देखिए 1854 में इनका जन्म होता है, 1900 में इनकी डेथ होती है. ऑस्कर वाइल्ड की बड़ा नाम है, आयरिश ऑथर है, प्ले राइट और पोएट है ना. आयरिश ऑथर है, प्ले राइट है और पोएट है, ये आपको ध्यान रखना है. He is remembered for his epigrams and his only novel. Remember, only novel क्या है? The Picture of Dorian Gray. ऐसे एकमात्र जो ओनली नॉवेल होते हैं ना, ये पूछे जा सकते हैं. The Picture of Dorian Gray. You have to remember it. Okay. He was deeply involved in rising. He was deeply involved in the rising philosophy of aestheticism, है ना, led by his two tutors John Ruskin and Walter Pater. बड़ा नाम है दोनों का. एस्थेटिसिज्म की शुरुआत करी इन्होंने इंग्लिश में, है ना, किसके साथ में? जॉन रस्किन और वाल्टर पेटर के साथ में. सेलोम सॉरी, एक वर्क लिखा इन्होंने सेलोम 1891 में. इन फ्रेंच, ये देखिए, इन फ्रेंच in Paris, but it was refused license in England due to absolute prohibition of Bible subjects on the English stage. ये देखिए, तो सेलोम इन्होंने लिखा था, फ्रेंच में लिखा था, लेकिन इसको बैन कर दिया गया इंग्लिश में, है ना. He wrote his masterpiece. ये देखिए क्या लिखा है इनका, एक मास्टरपीस है, The Importance of Being Earnest. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. ये 1895 में आया है. थोड़ा स्पीड रखेंगे हम लोग, है ना, बहुत सारा कंटेंट हमको कंप्लीट करना है. ठीक है, थोड़ा सा स्पीड करते हुए आगे बढ़ेंगे. द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इन 1895, ध्यान रखना है. He was convicted and imprisoned for 2 years, है ना. ये देखिए, he was convicted and imprisoned, 2 साल के लिए इनको क्या है, कैद कर दी गई, दोषी ठहराया गया. 2 साल के लिए इनको जेल हो गई. In 1897, while he was in prison, he wrote, ये देखिए, De Profundis, है ना, De Profundis, ये लिखा है एक वर्क. बट ऑल्सो इट वॉज पब्लिश्ड इन 1905, है ना. जेल में रहते हुए इन्होंने डी प्रोफंडिस लिखा. तो ये आयरिश ऑथर है, प्ले राइट है. इनका ओनली नॉवेल है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे. देखिए, एस्थेटिसिज्म की शुरुआत करी जॉन रस्किन, है ना, इनके जो ट्यूटर्स थे, और वाल्टर पेटर. ठीक है. सेलो में एक वर्क लिखा, फ्रेंच में लिखा है, लेकिन इसको इंग्लैंड में बैन कर दिया गया. द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इनका महत्वपूर्ण मास्टरपीस है, याद रखना है. और डी प्रोफेंडिस इन्होंने जेल में रहते हुए लिखा था, लेकिन पब्लिश हुआ 1905. इट वॉज अ लॉन्ग लेटर, है ना, जो जेल में रह के लिखा है, अबाउट स्पिरिचुअल जर्नी. It was a long letter about a spiritual journey through the trial, forming a dark counterpoint to his earlier philosophy of pleasure. तो कुल मिला के ये स्पिरिचुअल जर्नी है, उनकी फिलोसॉफी ऑफ जो प्लेजर है उसको अभिव्यक्त करता है. ठीक है,
He published the Happy Prince and Other Tales. He published The Happy Prince and Other Tales. Remember, this is also very famous. Oscar Wilde का है 1888, याद रखना है. The Portrait of Mr. W.H. The Portrait of Mr. W.H. was first published in 1889 and in Blackwood's Edinburgh magazine in July 1889 में. तो यहाँ पर अलग अलग जगह पे ये पब्लिश हुआ है ना. ये कहाँ पर? ब्लैकवुड एडिनबर्ग मैगजीन में ये पब्लिश हुआ है इनका वर्क. कौन सा? द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर W.H. ठीक है. इन जनवरी 1889 ही पब्लिश्ड द डीके ऑफ लाइन, अ डायलॉग. एक ये पब्लिश किया द डीके ऑफ लाइन, अ डायलॉग है ना. द डीके ऑफ लाइन ये पब्लिश किया था इन्होंने, याद रखना है आपको. ठीक है. एंड देन ही पब्लिश्ड पेन पेंसिल एंड पाइजन. ये देखिए, पेन पेंसिल एंड पाइजन, अ सैटिरिकल बायोग्राफी ऑफ थॉमस ग्रिफिन्स. किसका है? थॉमस ग्रिफिन्स है ना. बायोग्राफी है ये, याद रखना बिल्कुल. कितने प्रश्न बन सकते हैं? पेन पेंसिल एंड पाइजन, किसने, हु पब्लिश्ड दिस? सो इट इज ऑस्कर वाइल्ड. whose biography it is? So it is dedicated to Thomas Griffiths. ये देखिए, Griffiths Wainwright है ना. ये ध्यान रखना है. इन द फोर्टनाइट रिव्यू. कहां पर ये पब्लिश हुआ? फोर्टनाइट रिव्यू में, आपको ध्यान रखना है. गॉट इट? ठीक है. ही बिलोंग्स टू द एस्थेटिक मूवमेंट. ध्यान रखना है, कौन से मूवमेंट्स बिलोंग करते हैं? एस्थेटिक मूवमेंट्स. ठीक है, ये आपको पता होना. एस्थेटिक मूवमेंट आप कह सकते हैं, इट इज डायरेक्टली नेचुरल, इट इज कनेक्टेड विद द नेचर है ना. नेचर की बात करता है, सौंदर्यता की बात करता है. ठीक है, एस्थेटिक मूवमेंट आपको ध्यान रखना है. ठीक है. ऑस्कर वाइल्ड के बाद में आप देखेंगे जॉर्ज इलियट को. एंड इफ यू रिमेंबर द नेम ऑफ जॉर्ज इलियट, इनका दूसरा एक और नाम है, महत्वपूर्ण नाम है, वो कौन सा है बताएंगे मुझे? कैन यू टेल मी? जॉर्ज इलियट इज आल्सो नोन, देयर इज अनदर नेम फॉर जॉर्ज इलियट. यस, यू रिमेंबर? नो? ओके. सो डियर स्टूडेंट्स, जो कुछ मोस्ट ऑफ द वर्क्स आई विल डिस्कस लेटर है ना. पूरे सीक्वेंस में हम लोग एक बार रिवीजन के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे. इन 4 यूनिट्स को कंप्लीट करके आगे की यूनिट्स को हम लोग देखने वाले हैं. थोड़ा सा फास्ट हम लोग कर रहे हैं ना. और इसमें से जो मेजर वर्क्स है मैं आपको अलग से डिस्कस करूंगा. 1819 में इनका जन्म होता है, 1880 में इनकी डेथ होती. जॉर्ज इलियट का दूसरा नाम है, अदर नेम क्या है? मेरी एन इवांस. मेरी एन इवांस. तो शी, देखिए, she was born as Mary Ann Ewan. The original name of George Eliot is Mary Ann Ewan. ये देखिए है ना, रेगुलर. बट है ना, she is also known as George Eliot. Why? एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, ये जॉर्ज इलियट ये मेल नेम है और वो क्या है, फीमेल के रूप में उनका जन्म हुआ, लेकिन उन्होंने लिखा मेल नेम है ना. मेल नेम एडॉप्ट करके उन्होंने लिखा है. ये वार्विकशायर में इनका जन्म हुआ था 1819 में है ना, आरबरी हाल. ये देखिए, ध्यान. हर फादर्स वर्क द मैनेजमेंट ऑफ स्टेट. याद रखना, हर फादर्स वर्क द मैनेजमेंट ऑफ स्टेट्स gave her wide experience of country society है ना. And this was greatly to enrich her insight and the scope of her novel. तो नॉवेल लिखे इन्होंने जॉर्ज इलियट ने है ना, मेरी एन इवांस. उनके जो फादर है उन्होंने जो वर्क लिखा था, द मैनेजमेंट ऑफ एस्टेट, ये क्या है, इसको उस समय के समाज को समझने में है ना, और उनकी इंसाइट को बढ़ाने में, अंतर्दृष्टि को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल किया है. और फिर उन्होंने नॉवेल लिखना शुरू किया. ठीक है, गॉट इट? आगे देखते हैं. She started her literary career with the translation of 2 works in German religious speculations. तो 2 महत्वपूर्ण वर्क है ना, उनको जो है उन्होंने ट्रांसलेशन करके अपनी लिटरेरी शुरुआत करी थी. ठीक है, ये ध्यान रखना. मतलब ट्रांसलेशन से इन्होंने अपना काम शुरू किया था. In 1851 she became assistant editor of Westminster Review है ना. असिस्टेंट एडिटर बन गई थी ये वेस्टमिंस्टर रिव्यू की. अब यहाँ पर देखिए, शी पब्लिश्ड अ कलेक्शन ऑफ एसेज. यहाँ पर इनका पब्लिशन एसेज कौन सा है? द इंप्रेशंस ऑफ, ये देखिए, थियोफ्रेस्टस
सिंपल प्रश्न बन सकता, व्हाट इज दिस, ऐसे है, नॉवेल है, क्या है, कब पब्लिश हुआ, ये सारी बातें। तो 1879 में ये पब्लिश हुआ है। द इंप्रेशंस ऑफ थियोफ्रेस्टस सच, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ एसेज है, बहुत सारे ऐसे हैं यहाँ पर, है ना, कलेक्शन ऑफ एसेज है। ठीक है। इलियड्स रिजेक्शन बाय हर फ्रेंड्स, Iliad's rejection by her friends and family over her relationship with Lewis is reflected in her novel The Meal on the Flowers। आपको यूजी पीजी सब जगह ही आपको पढ़ने को मिल जाता है। The Meal on the Flowers, it was published in 1860, है ना। ये देखिए ये जो है ना, जो नॉवेल है द मील ऑन द फ्लॉस, ठीक है, तो ये बहुत इनका फेमस नॉवेल है ना? तो इन्होंने ये लिखा है। हालांकि क्या है, एक तरीके से ये ऑटोबायोग्राफिकल आप कह सकते हैं, क्योंकि जो फ्रेंड्स ने, फैमिली ने इनको रिजेक्ट कर दिया, तो फिर उन्होंने जो है ये लिखा था, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऑटोबायोग्राफिकल, दस एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल ऑफ इलियड। बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है विच वन इज द ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल ऑफ जॉर्ज इलियड या मेरी एन इवांस। सो इट इज द मील ऑन द फ्लॉस, इट इज द मील ऑन द फ्लॉस, यू हैव टू रिमेंबर इट, ओके। मेरी एन इवांस स्टार्टेड यूजिंग द पेन नेम, ये देखिए, मेरी एन इवांस स्टार्टेड यूजिंग द पेन नेम, है ना, जॉर्ज इलियड इन 1856। कब से शुरू किया उन्होंने जॉर्ज इलियड के रूप में नाम, 1856 में, ठीक है। When she decided to try her hand in writing novels, तो 1850 से इन्होंने लिखना शुरू किया, उस समय इन्होंने डिसाइड किया जॉर्ज इलियड के नाम से वो अपने नॉवेल्स लिखेंगे, ठीक है। आप, आई थिंक यू मस्ट रिमेंबर, ये छोटे छोटे फैक्ट्स कई बार हम लोग फिसल जाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं। ठीक है। चलिए, तो 1856 में इन्होंने शुरुआत करी है जॉर्ज इलियड के नाम से नॉवेल्स लिखने की, है ना। इसमें ये जो है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा है, द मील ऑन द फ्लॉस को मैं डेफिनेटली डिटेल में पढ़ाऊंगा, है ना। इसका भी वो कंटेंट तैयार हो रहा है, बहुत सारे जो मैंने आपसे कहा है कि इनको हम पढ़ेंगे सीरीज के साथ में। जो शुरुआत से लगा के जो राइटर्स है, उनमें जो हमने अभी इसमें नहीं पढ़ा है और जो मेजर वर्क है उनको डिस्कस करना है, हम लोग उसको करेंगे, ठीक है। ठीक है, इसमें मील ऑन द फ्लॉस को हम लोग डिस्कस करेंगे, गॉट इट, है ना। तो ये जो है आपको बीच में, इन मिडिल ऑफ द क्लासेस आई विल गिव यू दिस कंटेंट, लेकिन हम इन 4 यूनिट को वाइंड अप करके हम नेक्स्ट यूनिट पे जाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आगे सिलेबस बहुत सारा है, इंग्लिश लिटरेचर की रेंज को तो बांधना आसान नहीं है, बहुत बड़ी रेंज है। 2 साल भी पूरा पढ़े तो आप लोगों को कम पड़ेगा, है ना, लेकिन हमको एग्जाम को भी देखना है। नेक्स्ट हमारे राइटर है थॉमस हार्डी। यस, एम आई ऑडिबल, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज आ रही है। देखिए, थॉमस हार्डी, है ना, ये देखिए 1840 से लगा के 1928 में, है ना। 1840 में इनका जन्म होता है, 1928 में इनकी डेथ होती है, ध्यान रखना। तो थॉमस हार्डी की हम लोग बात करें, थॉमस हार्डी वाज अ पोएट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड अ नोवेल राइटर, ध्यान रखना है। थॉमस हार्डी वाज अ पोएट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड अ नोवेल राइटर। तो पहला ध्यान रखना है कि ये 2 चीजें इन्होंने लिखी है, शॉर्ट स्टोरी भी लिखी है और नॉवेल भी लिखा है। थॉमस हार्डी एक बड़ा नाम है, आपको ध्यान रखना। 1840 से 1928 कहाँ इनका जन्म हुआ है, तो ये हायर ओकहैम्पटन में इनका जन्म हुआ है, ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा है कि ही वाज द सन ऑफ विलेज बिल्डर इन डॉर्सेट, है ना। ये देखिए स्टोन मैंसन, है ना, बिल्कुल ये जो है बिल्डर, यस यस, ओके फाइन।
तो ये महत्वपूर्ण बातें नहीं, इसी पर पढ़ लो। ही बिलोंग्स टू नेचुरलिज्म, यस, है ना। ये आपको छोटी छोटी, जैसे ऑस्कर वाइल्ड का हमने पढ़ा एस्थेटिसिज्म से बिलोंग करते हैं, वैसे ये किनसे बिलोंग करते हैं? नेचुरलिज्म से। In 1898, he published his first volume of poetry, Wessex Poems. थॉमस हार्डी की बहुत फेमस है Wessex Poems, a collection of poems written over 30 years. So, in his entire life of 30 years, he has written Wessex Poems. You have to remember it. Okay, I hope है ना, ये आपको समझ में आएगा। चलिए, Thomas Hardy was deeply influenced by Wordsworth and Coleridge, and you remember Wordsworth and Coleridge, they jointly wrote one of the masterpiece of romantic movement, that is lyrical ballads. Lyrical ballads है ना, ये दोनों जो राइटर हमारे पोएट है वर्ड्सवर्थ और कॉलेरिज, इन्होंने लिखे थे, है ना, 1798 में, है ना। और देयर वर 23 poems in lyrical ballads, and 19 were earlier in first edition which was published in 1798। तो उसमें जो है उन्होंने कितना लिखा था? 19 और 4 यानी वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी 19 और एसटी कॉलेज ने 4, तो टोटल 23। बाद में इसका री एडिशन आया 1800 में, तो ये 18 हो जाती है और यहाँ पर कॉलेरिज साहब की 5 हो जाती है। गॉट इट, यू अंडरस्टैंड। चलिए, तो ये जो वर्ड्सवर्थ और कॉलेरिज है, थॉमस हार्डी इनसे बहुत इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे। हार्डी फोकस्ड मोर ऑन डिक्लाइनिंग रूरल सोसाइटी, डिक्लाइनिंग रूरल सोसाइटी के ऊपर इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया था। ही मैरिड एम्मा, ये देखिए थॉमस हार्डी की शादी किससे हुई है? एम्मा से, इन 1874, but she died in 1912 and he wrote poems 1912-1913 in her memories, poems 1912-1913। तो एम्मा जो है उनकी वाइफ है, उनके डेथ के होने पर फिर उन्होंने ये लिखा है। He died in 1827 at Maxgate and was buried at Westminster Abbey, है ना। तो यहाँ 7 लिखा है, 28 लिखा है, उसी के आसपास है। वेस्टमिंस्टर एबे में आप इनका जो है, इनको ब्यूरीड किया गया। इट इज ऑनर फॉर any writer, any poet, if somebody is buried in this particular region, Westminster Abbey, this is Poets' Corner. You know, the first poet, the greatest poet, Geoffrey Chaucer, was buried here, you know, when he died in 1400. Okay, Westminster Abbey, the place where only family members of royal court, or only family members of king, you can say king and queens and royal family, they are buried here only. Okay, but these type of poets and other legendary Thomas Hardy, like Thomas Hardy, Geoffrey Chaucer, they are buried here. Okay, so Westminster Abbey is Poets' Corner. The first novel of Hardy remained unpublished was क्या था? The Poor Man, है ना, The Poor Man and the Lady। ये देखिए, ये क्या है? ये अधूरा रह गया था, ये है ना, ध्यान, ये अधूरा रह गया था, आपको ध्यान, ठीक है। So thus we have discussed about Thomas Hardy. Wessex poems, we'll talk about Wessex poems in detail, है ना। You must go for it, है ना। ये आपको बहुत अच्छी, बेसिक एटलीस्ट आपका बहुत अच्छे से हो, तो आगे की कहानी समझ में आएगी। तो अब हम लोग जो है मॉडर्न पीरियड को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, बहुत शानदार तरीके से आपको। गॉट इट। चलिए, मॉडर्न पीरियड की हम लोग बात करते हैं। तो जनरली इट इज एड्यूम्ड इट स्टार्टेड इन 1900 से लगा के 1945 तक, यानी जो है हम लोग अब एंडिंग की ओर आ रहे हैं, है ना। चलिए, मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं, क्या कुछ इसकी खासियतें देखते हैं। मॉडर्निज्म इन्वॉल्व्स अ रेडिकल एंड कॉन्शियस ब्रेक विद द पास्ट, रिजेक्शन ऑफ कन्वेंशनल विक्टोरियन मोरालिटी and invention of new forms of expression, पूरा चेंज। तो मॉडर्निज्म में क्या है? आपको एक बहुत ही रेडिकल, बहुत ही कॉन्शियस ब्रेक, यानी पास्ट से बिल्कुल हट के नया, यानी पास्ट से बिल्कुल हम हट गए, कट गए, है ना, पास्ट से बिल्कुल हट के जो है यहाँ पर आपको मिलता है।
विक्टोरियन पीरियड की जो मोरालिटी है उसको रिजेक्ट कर दिया, है ना, और इन्वेंशन ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस, नए नए एक्सप्रेशन के फॉर्म यहां पर आपको मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या है आगे देखते हैं। इन द 20th century several social, economic, scientific, cultural, political changes took place that shook the foundation of existing world order। आप देखेंगे 20th सेंचुरी में बहुत ही भयंकर तरीके से, मतलब भयंकर के इसलिए वर्ड यूज कर, आई एम यूजिंग दिस, व्हाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बिकॉज इट चेंज्ड द सिनेरियो ऑफ द इट चेंज्ड द सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर। आप देखेंगे 20th सेंचुरी में बहुत सारे सोशल, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, है ना, बहुत सारे स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल, सब कुछ पॉलिटिकल चेंजेस बहुत ज्यादा हुए थे, बहुत ही बड़े स्तर पे। ठीक है, बहुत बड़े स्तर पे चेंजेस हुए थे, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बदल दिया था। एंड डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वेरी वेल दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर, है ना, मानव इतिहास में कोई विभत्सकारी घटनाएं हुई हैं तो उसमें क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर बहुत बड़े लेवल पे हुआ था, है ना, ये आपको ध्यान रखना। तो ये जो है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बदल दिया, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बदल दिया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर। Can you tell me when was it happened? When was it happened? Can you tell me? देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप देखेंगे ये है ना, तो ये 1914 में शुरू हुआ था, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, और सेकंड शुरू हुआ था कब, 1939 से लगा के 1945 तक। ये बड़े घटनाक्रम हैं जिन्होंने राइटर्स को भी, तो ये एक फाउंडेशन का काम किया, बहुत, है ना, ये देखिए साइंटिफिक, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिले। ठीक है, उसके बाद हम देखें one most eminent movement that took place in the modern period was World War First। ये देखिए सबसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 to 1918 तक, ये ध्यान। The modern writers felt betrayed by the war, and the changing world caused the creation of new forms of writing in accordance with the modern age, thus giving rise to modern literature। तो बाद में जो मॉडर्न राइटर है उनको कहीं ना कहीं ये वार से एक तरीके से धोखा महसूस हुआ। यह सबको वार कोई भी धोखा होता है ना, बहुत सारे लोग यहाँ पर इंसान को, ठीक है, के बीच का खून का प्यासा हो जाता है। तो ये जो है, और चेंजिंग वर्ल्ड में जो है, तो फिर यहाँ पर लिखने के नए तरीके इन्होंने ढूंढे, है ना, मॉडर्न एज में, और इस तरीके से मॉडर्न लिटरेचर की शुरुआत होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। In modern literature, the focus shift away from external reality to the inner reality of the human mind। ये विशेषता आपको ध्यान रखना है। मॉडर्न लिटरेचर की क्या विशेषता है? तो मॉडर्न लिटरेचर में क्या देखते हैं, जो एक्सटर्नल रियलिटी की बात होती है, एक्सटर्नल, जो आउटसाइड व्हाट एवर वी सी ऑब्जर्व, है ना, एक्सटर्नल रियलिटी, भौतिक जो परिवेश है ना, जो फिजिकल वर्ल्ड हमें दिखाई देता है, उसकी रियलिटी की बात होती थी। लेकिन अब इनर रियलिटी की बात होने लगी ह्यूमन काइंड की, क्योंकि इसकी कमी के कारण, इनर रियलिटी की कमी के कारण वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। ठीक है, तो एक्सटर्नल रियलिटी के बजाय अब क्या है, इनर रियलिटी पे फोकस होने लगा ह्यूमन माइंड के, है ना। ह्यूमन के अंदर क्या है, इनर रियलिटी है, थॉट होती है, थॉट प्रोसेस होती है, सॉफ्टवेयर होता है, एक अद्भुत विचार शक्ति होती है, और ये विचार शक्ति होती है, ये विचार शक्ति हमें जीना सिखाती है, जिंदा है, मजबूत बनाती है। गॉट इट? है ना। Modernist poetry is characterized by free verse। Modernist poetry is characterized by free verse, the use of colloquial action, ये देखिए diction, the use of colloquial diction and prosaic words। ये देखिए prosaic words। हम देखते हैं कि जो मॉडर्निस्ट पोइट्री है तो उसमें फ्री वर्स आया है, सबसे बड़ी बात फ्री वर्स। अब राइमिंग मीटर मिलाना जरूरी नहीं है, फ्री वर्स आपको
यानी बस लिखना है, भावनाएं व्यक्त करना। यूज ऑफ कॉलम, देखिए ये तीनों आप देखेंगे प्रोजाइक है ना, देख तो फ्री फ्री वर्ड्स, फ्री वर्ड्स का मतलब है कि आपको राइमिंग का ध्यान नहीं रखना है, मतलब पोइट्री रहेगी है ना, बिल्कुल उसमें ऐसा बहुत सारी चीजें रहेगी, लेकिन हम बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मिलाएं, और वो है ना जैसे हम छंद लिखते हैं इतना ही मात्रा होना, इतने ही वर्ण होना, ऐसा नहीं, बंधा हुआ नहीं, फ्री वर्ड्स। दूसरा कॉलोक्वियल डिक्शन, language of the poem or language of the poetry, that is colloquial, conversational tone is used in the particular, in this age the works written in conversational tone, हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे है ना, colloquial diction, prosaic words, बहुत सिंपल है ना जो वर्ड्स है वो भी एक आम व्यक्ति को भी समझ में आए ऐसे वर्ड्स यहाँ पर लिए गए। By the end of the 19th century, the pre-industrial economy, the देखिए by the end of the 19th century, the pre-industrial economy and the way of life had almost disappeared। ये देखिए, हम देखते हैं जब 19th सेंचुरी के एंडिंग तक हम देखते हैं जो प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमी थी, प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमी एंड द वे ऑफ लाइफ हैड ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड। बहुत बड़ी बात है, लेट मी टेल यू, है ना, लेट मी टेल यू, यहाँ पर बहुत बड़ी बात कह रहे हैं हम लोग, है ना, यहाँ पर वो कहना ये चाह रहे हैं कि देखिए आप देखेंगे 15-16 सेंचुरी में इंडस्ट्री की शुरुआत हुई है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुई थी, है ना, इंग्लैंड। तो 19 सेंचुरी के एंड तक आते आते लगभग 200 साल के बाद जो प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमी थी, इकोनॉमी इंडस्ट्री जब आई उसके पहले की, है ना, छोटे छोटे कुटीर उद्योग जिनको हम कहते हैं, खास करके भारत में भी आप देखिए, भारत में हम लघु उद्योग, कुटीर उद्योग की हम बात करते हैं, ऑलमोस्ट दे आर डिसअपियर्ड। और जो हमारा रहन सहन था इंडस्ट्री के पहले, औद्योगिकरण से पहले का जो रहन सहन था, वो सब क्या है, धीरे धीरे डिसअपियर हो गया, ओझल हो गया। गॉट इट? वो कैसा हो गया? डिसअपियर हो गया, ओझल हो गया। यू मस्ट रिमेंबर इट। ओके, इसके बाद हम बात करें इन 1911 70% ऑफ द कंट्रीज लिव्ड इन अर्बन एरियाज। ये देखिए इंग्लैंड की हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड, तो यहां पर क्या है, 70%, 1911 तक आते आते 70% आबादी अब कहां रहने लगी? अर्बन एरियाज में। इंडिया में तो बात अलग है, इंडिया में तो इसका ठीक उल्टा है, अभी भी लगभग 70% पीपल दे लिव इन रूरल, यानी ग्रामीण क्षेत्र में, अर्बन यानी शहरी क्षेत्र में। ठीक है। The new poetry is the poetry of revolt resulting from the impact of science, which can be seen both in the form and content of poetry। जो the new poetry है, जो नई poetry is the poetry of revolt। क्या है ये? poetry of revolt है, बिल्कुल resulting from the impact of science। किसका impact है poetry पर? साइंस के इम्पैक्ट से एक नई पोइट्री का आविष्कार हुआ, विच कैन बी सीन बोथ इन द फॉर्म के रूप में भी, एंड कंटेंट ऑफ पोएट्री, है ना, यानी जो साइंस है वो आपको बिल्कुल इसका कंटेंट देखने को मिलेगा, एक नई पोएट्री का आविष्कार हुआ। एवंस गार्डे, है ना, एवंस गार्डे इज कंसिडर्ड टू बी द हॉलमार्क ऑफ मॉडर्न लिटरेचर। पूरा नाम याद रखना आपको, ये एवंस गार्डे का, है ना, ये आपको ध्यान, ठीक है। वेट, चलिए नेक्स्ट, एबे थिएटर। ये देखिए जो एबे थिएटर है वाज फाउंडेड इन डबलिन 1904 बाय W.B. Yeats एंड लेडी ग्रेगरी सेल्टिक रिवाइवल। देखिए स्टूडेंट, बड़ी बात है, एबे थिएटर कई बार पूछा गया इसके ऊपर। इसकी स्थापना की जाती है डबलिन में, डबलिन आयरलैंड, 1904 में W.B. Yeats के द्वारा, विलियम बटलर यीट्स के द्वारा, विलियम बटलर यीट्स के द्वारा क्या है यहाँ पर ये एबे थिएटर की को बनाया जाता है। एंड और कौन कौन यहाँ पर? लेडी ग्रेगरी और W.B. Yeats। ठीक है, इसी को सेल्टिक रिवाइवल भी कहा जाता है। द रशियन रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन 1917। रशियन रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन 1917। ध्यान रखना, रूस की क्रांति भी होती है 1917 में, बहुत महत्वपूर्ण क्रांति है, जिसमें वो जार के विरुद्ध, उसमें उस समय वहां पर क्या थी, जार, है ना, जार का शासन था, कहां पर? रूस में, उनके विरोध में करते हैं, ध्यान रखना।
ठीक है, चलिए। द आयरिश फ्री स्टेट, ये देखिए, द आयरिश फ्री स्टेट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1921। तो ये सारे घटनाक्रम है मॉडर्न टाइम के, जिन्होंने, और सबसे बड़ी बात, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये ध्यान रखना, द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया टुक प्लेस इन 1922। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, है ना, ध्यान रखना है, टुक प्लेस इन 1922, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, है ना, ये देखिए, सविनय अवज्ञा असहयोग आंदोलन, सॉरी, नागरिक असहयोग आंदोलन। हालांकि ये 1932 में हुआ है ना, वो असहयोग अलग है, नॉन कोऑपरेशन, ये सिविल डिसओबीडियंस 32 में आया था, है ना, यहाँ रॉन्ग, ठीक है, ये 32 में आया है, सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन, which is led by मोहनदास करमचंद गांधी, बापू के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, है ना, ये सारे घटनाक्रम है, दीज ऑल दी इंसिडेंट्स, इवेंट्स, है ना, ये देखिए, फर्स्ट लेबर गवर्नमेंट आई थी ब्रिटेन में 1924 में, है ना, पहली लेबर गवर्नमेंट आई है 1924 में। हिटलर became German chancellor in 1933. Hitler became German chancellor in 1933. हिटलर, है ना, यहां पर देखिए, याद रखना, जर्मन चांसलर बन जाते हैं 1933 में, और 1933 से लगा के 1939 तक आते आते सेकंड विश्व युद्ध बन जाता है, और हिटलर का उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है सेकंड वर्ल्ड वॉर के लाने में, ठीक है ना, आप देखेंगे, है ना, ये ध्यान रखना है, छोटे छोटे ये बहुत सारे फैक्टर हैं। द स्पेनिश सिविल वॉर, देखिए, ये स्पेनिश सिविल वॉर कब शुरू हुआ था, 1936 से 39, took place between Republicans and Nationalists. वर्ल्ड वॉर देखिए 1914 से 18 तक पहला, वर्ल्ड वॉर सेकंड, है ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट क्या 1914 से 18, सेकंड कब से है 1939 से 1945 तक, ठीक है। ये देखिए, मोनार्कीज ऑफ मॉडर्न एज इन इंग्लैंड, मोनार्कीज कौन कौन से, किसका शासन था इंग्लैंड में मॉडर्न एज में, एडवर्डियन एरा, है ना, ये देखिए, एडवर्डियन, एडवर्ड किंग, है ना, तो किंग एडवर्ड 7, 22 जनवरी 1901 टू 6 मई 1910 तक, है ना, ये रहे, कब से कब तक रहे हैं, 1901 से लगा के 1910 तक, किंग एडवर्ड, याद रखना है। This era is called the Edwardian period, याद रखना, इसको एडवर्डियन पीरियड कहते हैं, किंग एडवर्ड यहाँ पर राजा थे। He died, ये देखिए, in 1910 in the midst of ये देखिए, constitutional crisis that was resolved by the Parliament Act 1911। जब इनकी डेथ हुई तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहा था, संवैधानिक क्राइसिस चल रहा था, और वो पार्लियामेंट एक्ट आता है 1911 में, तो ये समस्या का समाधान हो, ठीक है ना, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी मूव अहेड, एम आई ऑडिबल, थोड़ा सा 10 मिनट्स, लेट मी टेल यू, एवरीथिंग इज फाइन। यस, आपको बेसिक बैकग्राउंड बहुत अच्छे से क्लियर है, तो मेरा मानना है कि आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने में दिक्कत नहीं जाएगी, गॉट इट, everything is fine। First of all, let me know, put your message in chat box। ओके, किंग जॉर्ज फिफ्थ, देखिए, ये रहे थे 1910 से लगा के 1936 तक, डेट पूरी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ क्रम याद रखना, किंग एडवर्ड, किंग जॉर्ज फिफ्थ, इस तरीके से, है ना, इनका क्रोनोलॉजी यहीं पर बनती है। क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, दे देंगे और कहेंगे कि इसको जमाइए, है ना, अरेंज इट। किंग जॉर्ज फिफ्थ देखिए, है ना, 1910 से जॉर्ज पंचम के नाम से फेमस है, मैं आपको बता दें, यही जॉर्ज पंचम है,
यही जॉर्ज पंचम है जो 1911 में, है ना, 1911 में भारत में आते, विजिटेड इंडिया, है ना। यही जॉर्ज पंचम 1911 में भारत में आते हैं, जब ब्रिटिश शासन था भारत में। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उसी समय जो है जन गण मन अधिनायक का आविष्कार भी किया था। इसलिए कई बार जो है ऐसा मानते हैं कि जन गण मन अधिनायक तो उनके लिए गाया था, लेकिन आज हमारा वो राष्ट्रगान है ना, और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अब हमारे अधिनायक हमारे राष्ट्रपति हैं, ठीक है? हमारे अधिनायक अभी कौन है? हमारे देश के राष्ट्रपति, और वर्तमान में कौन है? महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ओके, यू मस्ट रिमेम्बर, ठीक है ना। ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, आपको ध्यान में रखना है। जॉर्ज पंचम आए थे, और इसी उसके बाद में आप देखेंगे 1913 में फिर गुरुदेव को जो है बाद में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नोबेल लॉरेट किंग जॉर्ज फर्स्ट फिफ्थ, ही वाज द किंग ऑफ द यूनाइटेड, ये देखिए, किंगडम एंड ब्रिटिश डोमिनियंस एंड एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम 6 मई 1910, ये देखिए, है ना, इंडिया के भी एम्परर भी रहे, आपको ध्यान रखना है। गॉट इट? ये सब मालूम था आप लोगों को? यू रिमेम्बर इट? चलिए, he was the only emperor of India to be present at his own दिल्ली दरबार, ये देखिए, दिल्ली दरबार में आए थे ये, है ना। और इनका विरोध भी हुआ था, क्योंकि उस समय जब ये आए थे तो देश में बहुत हाहाकार मची थी, अकाल मचा था, है ना, लेकिन फिर भी ये आते हैं। He was the only emperor of India to be present at his own दिल्ली दरबार, आपको ध्यान रखना है। He renamed his ancestry house of, ये देखिए, Saxe-Coburg and Gotha to House of, ये देखिए, Windsor due to anti-German public sentiments, ठीक है। तो यहाँ पर इनका एंसेस्ट्री हाउस, इनका जो एंसेस्ट्री हाउस है ना, इसके लिए वो जाने जाते हैं। He was succeeded by his eldest son King Edward VIII, ये देखिए, तो यहाँ से क्रम बन सकता है ना, बिल्कुल। एडवर्ड, देखिए, बिल्कुल आपको क्रम याद रखना है। किंग एडवर्ड 7 था, 7 के बाद में जॉर्ज 5th बीच में आते हैं। जॉर्ज 5th के बाद में आप देखेंगे, देखिए, है ना, जॉर्ज 5th आते हैं, जॉर्ज 5th के बाद में फिर एडवर्ड 8 आते हैं, ये देखिए, ये क्रम आपको ध्यान रखना है। फिर किंग एडवर्ड 8 जो 20th सेंचुरी 1936 से 11 दिसंबर 36 तक, मतलब बहुत लंबा कार्यकाल नहीं है, साल भर के अंदर ये वहां हो जाता है। ही वाज इन रेन ओनली फॉर 11 मंथ्स, ये देखिए, ध्यान रखना, सबसे शॉर्टेस्ट टर्म है इनका, है ना, टाइम जोन है, राजा बन के रहे हैं, है ना, ठीक है, ध्यान रखना। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट रुद्रयार्ड किपलिंग, मॉडर्निस्ट जो राइटर है हमारे, उनकी अब हम बात करते हैं, रुद्रयार्ड किपलिंग की। वेट स्टूडेंट, वेट, है ना, वेट, व्हाट हैपेंड, लेट मी सी, लेट मी चेक आउट, है ना। Yes, I will tell you, है ना, I will tell you, है ना। Yeah, of course, definitely we will start 5 6 7 unit, we will start from 6 7, okay, 6 और 7 जो रिमेनिंग है वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। वेट, okay, so we are talking about this modern period. Wait, okay, so here we have already discussed this content, we must remember, and here are, yes,
So George Eliot, all this, remember this. Then now let us discuss Rudyard Kipling. Rudyard Kipling's no, everything will be fine, है ना? You, yes, everything I will, yes, yeah, na, definitely this you are going to get this content complete, है ना? Don't worry, you are going to learn all the units. Don't worry, है ना? Don't worry, and if you have any problem, then you can contact me. I will tell, है ना? I will tell the management. Okay, do not worry. We are giving you the complete course, not a simple units, है ना? A few units. We are providing complete course. पूरा course आपको मिलेगा, पूरी units मिलेगी, ठीक है? And if you face any problem, then contact with me. I have shared the contact number also, है ना? So don't worry, है ना? Yes, we are with you. पूरी यूनिट्स पढ़ना है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी ऑलवेज सपोर्ट यू, है ना? वी आर फॉर द स्टूडेंट्स. ओके, ये प्लेटफॉर्म आपका है. इफ यू वंस यू जॉइन अस, सो यू मस्ट बी सेटिस्फाई विद अस. आपको पूरा सेटिस्फाई करेंगे, पूरा कंटेंट, पूरा जो पढ़ाना है हमको करेंगे, है ना? डोंट वरी. And one more thing, let me tell you. One more thing. Do not worry. The remaining other units are very small. मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जो हमारी यूनिट 6 हमने जो पढ़ी है ना, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है, फिर ये जो 4 यूनिट्स है, यही डिटेल मैंने इसलिए इसको लंबा लिया है. बाकी आप यूनिट देखेंगे, जो क्रिटिसिज्म है, थ्योरी है ना, कल्चरल स्टडीज है ना, रिसर्च की बच्चा है, बहुत बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत छोटी छोटी यूनिट्स है. छोटी यूनिट्स मतलब कंटेंट बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं है, बहुत स्मॉल है. इससे वर्क नहीं पढ़ना आपको, उनके क्रिटिसिज्म को पढ़ना है. बहुत वर्क वहां पर, है ना, क्रिटिसिज्म अलग तरीके से पढ़ा जाता है ना? तो वो जो है वो अलग वे में जाएगा और बहुत इजीली कवर कर लेंगे हम लोग. आपको आश्चर्य होगा. बहुत ही शानदार क्लासेस में आपको बहुत आपको जो है पूरा कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है? तो मैं उसी आपको जो हमारी जो नेक्स्ट एग्जाम है उसको ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ आप लोग. ये डोंट वरी. ये मतलब आप देखेंगे लास्ट की यूनिट पे हमको ज्यादा ध्यान देना है, इसीलिए मैं आपको उसको बाद में पढ़ा रहा हूँ इसको. और ये 4 यूनिट हमारा बैकग्राउंड बनाएगी. कभी भी आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, मैं आपको यहाँ पर 2-3 बात स्पष्ट कर दूं. आपको कहीं पर भी आप पढ़े, कभी भी पढ़े, हमारी जो यूनिट्स हैं, ये 4 यूनिट जो है हमने देखी अभी, फर्स्ट 4 यूनिट्स, ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन, प्रोज, ये 4 यूनिट हमारा बेस होती है बाकी की 6 यूनिट के लिए. आप बाकी की 6 यूनिट पहले नहीं पढ़ सकते, आप क्रिटिसिज्म पहले नहीं पढ़ सकते, आप कल्चरल स्टडीज पहले नहीं पढ़ सकते, आप थ्योरी नहीं पढ़ सकते पहले. क्योंकि पहले आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से लिटरेचर लिखा गया है, और जो लिटरेचर लिखा गया है उसी के आधार पर फिर आप लोग बाकी की यूनिट्स, बाकी का जो है वो समझ सकते हैं. एंड दैट इज वाई, इसीलिए. और बाकी की यूनिट बहुत इसी के ऊपर डिपेंड है. वन मोर थिंग, ऑल ये जो 4 यूनिट है ना, उसी के ऊपर डिपेंड बाकी की यूनिट है. तो समझना आसान होगा, बहुत स्पीड से हम लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है? समझ में आया? तो मेरा पढ़ाने का स्टाइल अलग है. मैं कोर्स को बहुत धीमा लगता है, लेकिन हम लोग उसको कंबाइन करके चलते हैं. गॉट इट? सारे कॉन्सेप्ट साथ में क्लियर हो जाते हैं, बाकी की चीजें रिवीजन ही है. गॉट इट? चलिए, सो रुडरयार्ड किपलिंग की हम लोग बात करते हैं. ही वॉज एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट, poet, and short story writer. Remember, okay? Rudyard Kipling was the first British writer to receive the Nobel Prize in Literature in 1907. Remember, his Nobel Prize, है ना? ये देखिए, got it? नोबेल प्राइज मिला इनको लिटरेचर में 1907 में, रुडरयार्ड किपलिंग को याद रखना है. किपलिंग वाज बोर्न इन बॉम्बे. कहां जन्म हुआ इनका? बॉम्बे में, बॉम्बे इंडिया. बट ही वाज एजुकेटेड इन लंदन. द फर्स्ट नोबेल प्राइज, ये देखिए, द फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज अवार्डेड इन 1901 टू, ये देखिए, स्यूली प्रूधोम ऑफ फ्रांस. ये देखिए, The first Nobel Prize was awarded in 1901. देखिए शुरुआत कहां से हो रही है? 1901 से है नोबेल प्राइज की, याद रखना. द फर्स्ट नोबेल प्राइज बाद में अलग 1907 में रुडरयार्ड किपलिंग को भी मिलता है ना? ध्यान रखना है.
ये नोबेल प्राइज का फैक्ट है, शुरुआत कब से हुई? 1901 से, है ना। अल्फ्रेड नोबेल एक ऐसा, मतलब देखिए, कुछ लोग इतिहास बना के गए, कुछ लोग इतिहास बन जाते हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग अपनी मेहनत से, लगन से, परिश्रम से, अपने काम से, अपने कर्म से, कौशल से इतिहास बना के जाते हैं, है ना। ठीक है, ध्यान रखना है। कुछ लोग स्वयं इतिहास बन जाते हैं और कुछ लोग इतिहास बना देते हैं। तो हमें प्रयास करना है कि कुछ ऐसा काम किया जाए, है ना, कुछ ऐसा काम किया जाए कि लोगों की जुबान पे हमारा नाम हो जाए, है ना। ठीक है, याद रखना। 1882 में क्या करते हैं कि ही रिटर्न बैक टू इंडिया, है ना। बॉम्बे में जन्म हुआ, इंग्लैंड गए, वहां से इंडिया लौट आए एंड स्टार्टेड वर्किंग एज जर्नलिस्ट। रुद्रयार्ड किपलिंग जर्नलिस्ट के रूप में भी इतना बड़ा नाम है। He was assistant editor to a local newspaper. He was assistant editor to a local newspaper, the Civil Military Gazette, the Civil Military Gazette in Lahore, है ना। तो ये असिस्टेंट एडिटर थे द सिविल एंड मिलिट्री गजेट, लाहौर में, ध्यान रखना है। His career began with departmental duties. ये देखिए, किसके साथ में? डिपार्टमेंटल duties के साथ में इनका करियर शुरू होता है, यानी इन्होंने लिखना शुरू किया। पहला वर्ग ये देख सकते हैं आप। लेटर ही बिकेम फेमस फॉर ए शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। याद रखना क्या है? प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स, प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स 1888, और सोल्जर्स 3, ये देखिए सोल्जर्स 3, ये क्या है? शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, एक बार दो बार पढ़ेंगे तो याद रह जाएगा। ठीक है, हेरोल्ड प्रिंटर 1930, है ना, ये नाम यहाँ पर ध्यान रखना। हेरोल्ड प्रिंटर की हम बात करते हैं, है ना, ये दूसरे आ गए, रुद्रयार्ड किपलिंग नहीं, हम बात करेंगे अब हेरोल्ड प्रिंटर की। 1930 में इनका जन्म होता है। 2008 में रिसेंटली इनकी डेथ होती है, और इनको भी नोबेल प्राइज मिला। सारे नोबेल लॉरिएट है, ध्यान रखना है ना, नोबेल लॉरिएट है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, विनिंग इंग्लिश प्ले राइट, स्क्रीन राइटर एंड डायरेक्टर एंड एक्टर, बहुत कुछ थे ये भी, है ना। प्रिंटर वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन, ये देखिए, हैकनी ईस्ट लंदन में, है ना। प्रिंटर वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन हैकनी ईस्ट लंदन। इन 1956 ही मैरिड, ये देखिए, विवियन मर्चेंट। किससे शादी होती है? विवियन मर्चेंट से, बट लेफ्ट हर इन 1975 एंड अगेन मैरिड एन ऑथर लेडी एंटोनिया फ्रेजर से। तो ये शादी वाला मामला है ना। पहले जो है उन्होंने विवियन मर्चेंट से शादी हुई, बाद में फिर वो लेडी एंटोनिया फ्रेजर से। ठीक है, हिज करियर एज प्ले राइट बिगिन, क्या है? ये प्ले राइट है। हेरोल्ड प्रिंटर बड़ा नाम है, नोबेल लॉरिएट है। विद द प्रोडक्शन ऑफ द रूम, ये देखिए, रूम का प्रोडक्शन हुआ इन 1957, विच क्या है? अ कॉमेडी ऑफ मिनर्स है ना। प्ले राइट है, ड्रामाटिस्ट है ना, स्क्रीन राइटर भी है, पोएट भी है। आप देखिए, एक्टर भी है स्वयं, हेरोल्ड प्रिंटर। जैसे हमारे यहाँ पर विजय तेंदुलकर साहब को आप पढ़ेंगे, जिसके ऊपर मैं पीएचडी थीसिस लिख रहा हूँ, राइटिंग, आई एम वर्किंग ऑन विजय तेंदुलकर साहब। ही इज एक्टर, बेहतरीन लिखते हैं, क्या गजब का लिखा है। साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, आई टोल्ड यू आल्सो, आई एम परस्यूइंग माय पीएचडी ऑन विजय तेंदुलकर। द सेम हियर वी टॉक अबाउट हेरोल्ड प्रिंटर, सो ही इज screenwriter, director, playwright, mean dramatist, all these things. द रूम याद रखना, हेरोल्ड प्रिंटर का वर्क है, और ये कॉमेडी ऑफ मिनर्स याद रखना। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। W.H. ऑर्डन की हम लोग बात करें तो 1907, W.H. ऑर्डन 1907 से लगा के 1973, है ना, इनका जन्म, और ये याद रखना है। हिज फुल नेम क्या है? ये देखिए, विंस्टन ह्यू ऑर्टन, W.H. ऑर्डन। सिंपली कई बार पूरा नाम पूछ लिया जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए, विंस्टन ह्यू ऑर्टन, है ना। क्या है? विंस्टन ह्यू ऑर्डन, ये आपको ध्यान रखना है। Auden was an Anglo-American. Auden was an Anglo-American poet. Auden was an Anglo-American poet and regarded as the greatest poet of the 20th century. ये देखिए, greatest poet of the ये देखिए, W.H. Auden, विंस्टन ह्यू ऑर्टन, पूरा नाम याद रखना है। एंग्लो अमेरिकन पोएट है,
है ना, और इनको 20th सेंचुरी का ग्रेटेस्ट पोएट कहा जाता है। और इनका जन्म हालांकि इंग्लैंड में हुआ है, लेकिन इन्होंने अमेरिका की यात्राएं भी करी है। ठीक है, याद रखना। द सेंट्रल थीम ऑफ हिज पोएट्री आर, देखिए क्या क्या है इनकी सेंट्रल, हमको इन जो W.H. ऑर्डन है ना, एंग्लो अमेरिकन याद रखना है, जन्म इंग्लैंड में हुआ लेकिन अमेरिका में भी बसे हैं। तो इनकी थीम आपको मिलती है पोएट्री में क्या क्या है, एक तो लव है, पॉलिटिक्स है, सिटीजनशिप है, रिलीजन है, मॉरल्स, और रिलेशनशिप बिटवीन यूनिक ह्यूमन बींग्स एंड द एनोनिमस इम्पर्सनल वर्ल्ड ऑफ नेचर। तो ये सारी इनकी आपको थीम मिलेगी, क्या है, लव, पॉलिटिक्स, सिटीजनशिप, रिलीजन, मॉरल्स, है ना, ये सब है। दूसरा, द रिलेशनशिप बिटवीन यूनिक, है ना, एक तरफ ये सारी थीम है, लव, पॉलिटिक्स, सिटीजनशिप, रिलीजन और मॉरल्स, नैतिकता, ये सब थीम है। दूसरी तरफ वो बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन यूनिक ह्यूमन बींग्स की। एक तरफ जो यूनिक ह्यूमन बींग्स हैं वो, और एंड द एनोनिमस इम्पर्सनल वर्ल्ड ऑफ नेचर, और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो इम्पर्सनल वर्ल्ड ऑफ नेचर है, दुनिया है ना, जो हमें इम्पर्सनल है, उसके साथ में कनेक्शन की बात करते हैं W.H. ऑर्डन। वही वर्ड्सवर्थ की तरह आप कह सकते हैं। He had a group of undergraduate fellow friends at Oxford University। देख लो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनका अंडर ग्रेजुएट फ्रेंड्स का सर्कल है। एंड द ग्रुप इज नोन एज ऑक्सफोर्ड ग्रुप, याद रखना, आर द ऑर्डन जनरेशन, या फिर मैं ये देखिए मैक्स पांडे ग्रुप, और पिंक पोएट ऑफ लेफ्ट विंग्स पोएट, इतने सारे नाम से इनका ग्रुप जाना जाता है ना। ये देखिए बिल्कुल विस्टन ह्यू ऑर्डन, विस्टन ह्यू का ग्रुप है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। क्या कहा जाता है उनको, या तो ऑक्सफोर्ड ग्रुप कहा जाता है, या द ऑर्डन जनरेशन कहा जाता है, या मैक्स पांडे ग्रुप कहा जाता है, या पिंक पोएट्स या लेफ्ट विंग पोएट्स इनको कहा जाता है, ध्यान रखना है। द ग्रुप इंक्लूड्स, कौन कौन है ग्रुप में, W.H. ऑर्डन यानी विस्टन, है ना, विस्टन, देखिए ध्यान रखना आपको क्या है, विस्टन, है ना, वाइस्टन आप कह सकते हैं, वाइस्टन, ह्यू ऑर्डन, दूसरा नाम है सेसिल डे लेविस, सेसिल डे लेविस बड़ा नाम है ये भी, लुइस मैग्नीस, स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन स्पेंडर का एक वर्क स्टोरी है द एक्सप्रेस, बेहतरीन, मॉडर्निटी के ऊपर लिखा है, पढ़ा है आप लोगों ने, आपको BA फाइनल, जो नई एजुकेशन पॉलिसी में BA फाइनल में हमारे यहाँ पर ये मिलता है MP मध्य प्रदेश में। स्टीफन स्पेंडर का एक वर्क है द एक्सप्रेस, मॉडर्निज्म के बाद में वो एक ट्रेन के बारे में, एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। क्रिस्टोफर इशरवुड, दे ऑल आर ऑर्डन जनरेशन, है ना, ध्यान रखना सारे नाम आप बिल्कुल, W.H. ऑर्डन, सेसिल डे लेविस, लुइस मैग्नीस, स्टीफन स्पेंडर और क्रिस्टोफर इशरवुड, आपको ध्यान रखना है। ऑर्डन वाज द लीडर ऑफ दिस ग्रुप and they all were influenced by modernism, especially by the literary principle of T.S. Eliot। ये देखिए T.S. Eliot के जो लिटरेरी प्रिंसिपल है उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो स्टूडेंट सारी बात हम लोग कर रहे हैं, कोई कहानी फेंका फाकी नहीं, जो है वो सामने है, याद करना है, एग्जाम के लिए तैयारी करना है। गॉट इट? तो आई थिंक है ना, यस, ठीक है, चलिए। और उसके बाद में हमारे जो नेक्स्ट राइटर है वर्जीनिया वुल्फ, ध्यान रखना आपको, है ना, वर्जीनिया वुल्फ, आप लोगों ने नाम सुना होगा, पढ़ा होगा, देखते हैं। देखिए 5 मिनट्स मोर हम लोग डिस्कस करेंगे। वर्जीनिया वुल्फ आपको देखिए 1882 में इनका जन्म हुआ है, 1941 में इनकी डेथ हुई है। ये देखिए मॉडर्न नॉवेलिस्ट है वर्जीनिया वुल्फ, भी क्या है, मॉडर्न नॉवेलिस्ट और एसेइस्ट है और क्रिटिक भी है, याद रखना वर्जीनिया वुल्फ। और इनका जन्म कहाँ हुआ है, एडलिन वर्जीनिया स्टीफन इन लंदन में हुआ है। शी वाज बोर्न इन लंदन इन 1882। उनके फादर के, हर फादर, ये देखिए लेस्ली स्टीफन was a renowned author and historian and also the first editor of Dictionary of National Biography। ये देखिए फर्स्ट एडिटर ऑफ नेशनल बायोग्राफी इनके फादर की बात आपको ध्यान रखना है।
In 1912 what happened? Virginia Woolf married the writer Leonard Woolf. किससे शादी होती इनकी? लियोनार्ड वुल्फ से इनकी शादी होती है, ध्यान रखना। हर फर्स्ट नॉवेल इज द वोयाज आउट, ये पहला नॉवेल है, 1915 में आया है ना, वोयाज आउट। Woolf is considered a major innovator in the English language. In her work, she experimented with stream of consciousness. पूछा जाता है, ध्यान रखना है, इनोवेटर, कुछ इनोवेशन किया है, लिटरेचर में कुछ नई नई चीजें लाने का प्रयास किया है ना, नई नई चीजें इन्होंने लिटरेचर में लाने का प्रयास किया। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये जो है एक्सपेरिमेंट किया। व्हाट इज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को हम देखेंगे, लेकिन बिफोर दैट लेट मी टेल यू, आपको बात करते हैं। आपने फिल्में देखी है, मूवी देखी है, तो कई बार हम लोग देखते हैं, वी सी, वी वॉच इन द मूवी दैट मूवी चल रही है, पिक्चराइजेशन हो रहा है, और जो कैरेक्टर होता है, एक्टर होता है, खुद से ही बात कर रहा है, भावनाओं में बह रहा है वो, है ना, बिल्कुल सोया है, और हम देखते हैं कि उसने इमेजिनेशन चल रही है, उसकी यात्रा चल रही है ना। तो ये सब जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना है। वेयर कैरेक्टर टॉक्स हिमसेल्फ, है ना, वेयर कैरेक्टर टॉक्स इटरनली, है ना, वो बात करता है, इमेजिनेशन करता है, ये सब क्या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आपको दिखाई देता है ना। तो इन्होंने क्या है, इनके कैरेक्टर आपको ऐसे ही मिलेंगे, है ना। वर्जीनिया वुल्फ के जो नॉवेल है, इनका पहला नॉवेल ये है वॉयज ऑफ, इनके जो नॉवेल है उसमें जो कैरेक्टर है ना, वो ऐसे ही मिलेंगे आपको, जो है क्या करते हैं, वो आपको डिस्कस करते हुए मिलेंगे। She coined the term historical consciousness. She coined the term historical consciousness. याद रखना है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को इन्होंने इंप्लीमेंट किया है, हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस को यहां पर दिखाई देते हैं। निकनेम ऑफ वर्जीनिया वुल्फ क्या है? गॉट, याद रखना, ये इनका निकनेम है, गॉट, ठीक है। वर्जीनिया वुल्फ का नाम क्या है, निकनेम है इनका ये गॉट। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में जरूर बताऊंगा। वर्जीनिया वुल्फ का जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण वर्क भी है, याद रखना है, और ये फेमिनिज्म को प्रमोट करती है ना, फेमिनिज्म को प्रमोट करती है, ठीक है। टीएस इलियट, थॉमस स्टर्न्स इलियट के बारे में हम लोग, यस ऑफ कोर्स इट इज सिमिलरली टू सॉलिलॉक्वी, बिल्कुल ऑफ कोर्स वी कैन से, है ना। तो थोड़ा सा माइंड, मतलब माइंडफुल आप कह सकते हैं, मेंटालिटी को दिखाता है ना, मेंटालिटी के ऊपर काम करता है, यस, ठीक है। वेट वेट, ओके। सो इसके बाद में जो है हम लोग अमेरिकन लिटरेचर की तरफ जाएंगे, तो टीएस इलियट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ना, ठीक है। अमेरिकन लिटरेचर इज आल्सो पार्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो हम लोग पढ़ेंगे पूरा, मैं आपको कुछ भी ऐसा जो है हम छोड़ने वाले नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू स्किप एनीथिंग एल्स, आई एम गोइंग टू, है ना। यस, लेट अस टॉक अबाउट टीएस इलियट। तो टीएस इलियट 1888 में इनका जन्म, 1888 में इनका जन्म होता है, 1965, पूरा नाम याद रखना, थॉमस, 1965 में इनकी डेथ होती है। थॉमस स्टर्न्स, स्टर्न्स की स्पेलिंग ध्यान रखना, इलियट, was born in St. Louis, Missouri, ये देखिए, मिड वेस्टर्न अमेरिका, ऑन 26 सितंबर 1888। He was a famous poet and playwright, तो अमेरिका में जन्म हुआ है, अमेरिकन लिटरेचर ही स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा मिक्स है, थोड़ा सा ध्यान रखना। फेमस पोएट भी है, प्लेराइट है और क्रिटिक है। His father Henry, ये देखिए, Henry Ware Elliot, a successful businessman, and his mother Charlotte Stern was a social worker and poetry writer, ये देखिए, a social worker and poetry writer. His father was Henry Ware Elliot, a successful businessman, and his mother Charlotte Stern was social worker and poetry writer, ध्यान रखना है ना, मदर भी लिख रहे हैं। 1898 to 1905, Eliot attended Smith Academy, where his studies include Latin, ancient Greek, French, German, ये सब सीखा इन्होंने यहाँ पर, है ना। He began to write poetry when he was just 14, सोचिए, मात्र 14 के एज में उन्होंने लिखना शुरू किया, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, किससे प्रभावित होकर? एडवर्ड फिट्जगेराल्ड,
रुबायत ऑफ ओमार खयाम, ये देखिए एडवर्ड फिट्जगेराल्ड्स रुबायत है ना, लिखी है उन्होंने ऑफ ओमार खयाम, बहुत महत्वपूर्ण है। ओमार खयाम, एडवर्ड फिट्जगेराल्ड्स रुबायत ऑफ ओमार खयाम। तो ये इससे इंस्पायर होके जो है ना, फिट्जगेराल्ड का जो वर्क है रुबायत ऑफ ओमार खयाम, यहां से प्रेरित होकर उन्होंने पोइट्री लिखना शुरू किया था। 14 की एज में ही इन्होंने शुरू किया था। हिज फर्स्ट पोएम क्या था, इनकी फर्स्ट पोएम क्या है टीएस इलियट की, थॉमस स्टन्स द टेबल फॉर फिस्टर्स, was written as a school exercise and was published in Smith Academy record in February 1905 में पब्लिश हुई है यहाँ पर। In 1914 he met Ezra Pound, याद रखना टीएस इलियट को पढ़ते हैं तो एजरा पाउंड का नाम भी आता है, who became his literary mentor। Who is literary mentor of T.S. Eliot? तो यहाँ पर कौन है, एजरा पाउंड है। And she got his poems published and aided him in receiving critical acclaim। तो यहाँ पर क्या एजरा पाउंड ने है ना क्या किया, टीएस इलियट की पोएम को पब्लिश भी कराया और क्रिटिकल एक्लेम भी उन्होंने हासिल किया। इलियट्स फर्स्ट मेजर पोएम, पहली द लव सॉन्ग ऑफ, ये देखिए जोसेफ अल्फ्रेड प्रूफोक। स्टूडेंट यहां से एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफोक was published at Pound's insistence, ये देखिए इन पोएट्री है ना, जो एजरा पाउंड है उनकी ही पोएट्री में आप देख सकते हैं। और ये अ मैगजीन ऑफ वर्स आफ्टर पाउंड परसुएडेड द मैगजीन एडिटर ये देखिए हैरियट मुनरो। सिंपली ये है इनका जो महत्वपूर्ण वर्क है, आपको बहुत सारी चीजें सिंपल ध्यान रखना। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफोक टीएस इलियट का वर्क है, लेकिन ये पब्लिश किया है एजरा पाउंड ने। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम लोग अमेरिकन लिटरेचर के बारे में डिटेल से जानेंगे, बहुत सारे राइटर्स के बारे में। इसी तरह से जुड़े रहिए, कंटिन्यू करिए और हमारी क्लास जो है इस तरह से चलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, विश ऑल द बेस्ट। ठीक है, गॉट इट, आज के लिए इतना काफी है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं है ना अमेरिकन लिटरेचर को। ठीक है, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए।